सलाम। ये आज मैं आपको 4 डिपार्टमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो मेरे जो मेरा आपसे इंटरव्यू हुआ था और उसके दौरान क्या हुआ है। तो हेल्थ में सबसे पहले तो कोविड का इशू जो है मैं उस पर बात करूंगा कि हमारे लद्दाख में जो वैक्सीनेशन है वो हमने बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से जो है वो की। और फर्स्ट डोज़ 100% हमने काफ़ी देर पहले ही कर ली थी और सेकंड डोज़ में भी 85% जो है वैक्सीनेशन हो चुकी है। और प्रिकॉशन डोज़ जो है जिसे हम कहते हैं कि अगर आपको सेकंड डोज़ के बाद 6 महीने हो गए हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर द थर्ड डोज़, तो उसकी भी 60% जो है वो कवरेज हो गई है। लगभग 98,240 ये फिगर जो है ये 16 अगस्त की है। अगेंस्ट 1,63,000 एलिजिबल जो कैंडिडेट्स थे उनको ये वैक्सीन भी लग गई है। पर मेरा इस आपके माध्यम से मैं ये सारे लद्दाख वासियों को ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के 2 डोज़ कंप्लीट हो चुके हैं और दूसरा डोज़ उनको 6 महीने हो गए हैं तो उनको मैसेज भी आता है कि आपका जो है प्रिकॉशन डोज जो है वो ड्यू है, तो आप अपने नियरेस्ट जो आपका वैक्सीनेशन साइट है प्लीज़ वहाँ जाएं, क्योंकि ये मत समझें कि अब ये ख़तरा टल चुका है इसलिए लगाएं या ना लगाएं। तो इसमें मतलब कोई आप उदासीनता मत दिखाएं, उसी जोश के साथ और उसी इम्पोर्टेंस के साथ या अर्जेंसी के साथ जो है ये थर्ड डोज़ जो है जिसे हम प्रिकॉशन डोज़ कहते हैं वो भी लगाना चाहिए। वो प्लीज़ लगाएं आप, क्योंकि हमने जो हमारे वैक्सीनेशन साइट्स हैं अदरवाइज़ वो लोग सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, 2 ही आदमी आते हैं 3 आदमी आते हैं, तो वो सस्टेन करना भी बड़ा जो है मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ जल्द से जल्द जो है जिन लोगों का सेकेंड डोज़ लग चुका है वो थर्ड डोज़ के लिए अगर उनके 6 महीने हो गए हैं सेकेंड डोज़ के तो प्लीज़ जल्दी से अपना जो है थर्ड डोज़ भी लें। और जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको भी जो है आप फॉलो करें, क्योंकि ये जो कोविड है इसकी सर्जेस होती रहती हैं। अभी हमने देखा कि पिछले दिनों बहुत बड़ी बड़ी संख्या में हम एक जगह इकट्ठे होते थे प्रवचन सुनने के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए, तो ये प्रिकॉशन ज़रूर लीजिए ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें। तो ये सबसे मेरा पहला जो है वो आपसे ये कहना था। दूसरा, जो जनरल हॉस्पिटल्स में अगर आप कहें कि हमने जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या इम्प्रूव किया है पिछले जो है समझ लीजिए पिछले 7-8 महीनों में जब से मेरा पहला आपसे इंटरव्यू था, तो उसमें आज से मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमने काफ़ी तेज़ी के साथ जो है यहाँ पीडियाट्रिक आईसीयू बनाए और ऑक्सीजनेटेड बेड्स जो हैं हमने लगभग जो है 90 जो है हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किए। ईसीआरपी के तहत जो है हमने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लेह में लगा दिया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इतने दूर दराज इलाके में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। और कारगिल का काम जो है वो भी चल रहा है, ये ईसीआरपी के तहत किया। और दूसरा, ईसीआरपी के तहत हम जो है अब हर एक पीएचसी जो हमारी है 15 पीएचसी हमने उसमें मतलब सेलेक्ट की हैं, उन 15 पीएचसी में हम 6 बेड ऐड कर रहे हैं। और 7 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो हैं उनमें हम जो है 20 बेड जो है वो ईसीआरपी के तहत जो है वो ऐड करने जा रहे हैं। और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो भी हम एनएचएम के थ्रू जो है उसकी पूर्ति करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि रेगुलर जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो हमारे पास बहुत कम है। मतलब 174 पोस्ट के अगेंस्ट हमारे पास सिर्फ 75 है, तो लगभग 100 का खसारा है वहाँ पे। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये जो कमी जो है रेगुलर डॉक्टर्स की वो एनएचएम के डॉक्टर्स के थ्रू पूरी हो। दूसरा सबसे बड़ी अचीवमेंट एक और हम जो कर रहे हैं कि जितने भी हमारे सब सेंटर है सभी सब सेंटर को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम के तहत इनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया और इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एक ट्रेंड जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर लगाया। और इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है ये भी 250 के करीब जो है वो अब फंक्शनल, लेह में तो काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल हो चुके हैं, कारगिल में भी फंक्शन होने जा रहे हैं। तो हम सारे हेल्थ सेंटर जो है इनको एक तो हम इंटरनेट जो टेली कम्युनिकेशन से भी लिंक कर रहे हैं और सभी हेल्थ वेलनेस सेंटर से जहाँ कनेक्टिविटी अवेलेबल है हम टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं। तो हम आखे जिसको हम कहते हैं कि
अखिल भारतीय ये जो डिजिटल मिशन जो है, उस डिजिटल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उसके तहत भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम हुआ है। हमारे यहाँ लगभग 2.25 लाख पॉपुलेशन अगर है, तो हमने लगभग 2,65,000 लोगों के हेल्थ आईडी बना दिए हैं। हमारे जितने भी सारी हॉस्पिटल्स हैं उन सब की हेल्थ आईडी बन चुकी है। हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सब की हेल्थ आईडी है। ये वो आईडी है जो जैसे आपका नॉर्मल आदमी का आधार नंबर होता है, तो वह आधार से उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो हेल्थ के फील्ड में हम उसको हेल्थ आईडी देते हैं, वो उसका अलग से एक नंबर है। वो नंबर वो हिंदुस्तान में कहीं भी जो है वो दिखा सकता है, और उसका रिकॉर्ड जो है, मेडिकल रिकॉर्ड जो है, वो ऑनलाइन जो है अवेलेबल हो सकता है। तो हमारा जो जिसे हम MIS कहते हैं या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, जिसे हम हॉस्पिटल कहें, तो उसके तहत भी हमारे जो 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वो हमारा ऑनलाइन, आज अगर आप SNM में जाएंगे तो आपको वो ऑनलाइन टाइप की रसीद मिलती है, और वो आप ऑनलाइन टाइप की रसीद जो है वो लेके आप कंसर्न डॉक्टर के पास जाएंगे, और वहाँ कंप्यूटर पे सारी आपकी जो फाइंडिंग होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं, और वो बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, और पेशेंट के सामने ही उनको लॉक भी किया जाता है। और अगर मान लो उसी पेशेंट को दिल्ली जाना पड़े तो वो वहाँ अपना ID दिखा के, उसको OTP भी आएगा, वो OTP डॉक्टर से शेयर करेगा, तो उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो मिल जाएगा। तो किसी आदमी को अपना रिकॉर्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम बहुत जो है इसको स्ट्रेस दे रहे हैं कि जल्द से जल्द सारी पॉपुलेशन जो है लद्दाख की, उनका अपना एक हेल्थ ID हो, और जिसके कारण उनको उनका रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो। हम तो इतना भी कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी स्कैन्स होते हैं, जैसे आपने CT स्कैन किया, आपने एक्सरे किया, आपने अल्ट्रासोनोग्राफी किया, तो वो जो इमेजेस होती हैं जिसे हम पिक्चर आर्काइविंग कहते हैं, वो भी हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ा सा अपना IT का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपना बड़ा बनाना पड़ता है। उसके लिए भी हमने लगभग 60 लाख 65 लाख जो है NIC को दिया है, ताकि हम पिक्चर आर्काइविंग भी कर सकें। यानी कि अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो आपको अपना एक्सरे कैरी करने की ज़रूरत नहीं होगी फ्यूचर में। वो डॉक्टर जो है वहाँ पे आपका रिकॉर्ड देख के बता सकता है, आपकी जो आपके टेस्ट हुए हैं पुराने, उन टेस्ट को देख सकता है, आपके जो एक्सरे पुराने हुए हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी हुई है, कैट स्कैन हुआ है, वो ऑनलाइन जो है वो उसको अवेलेबल होगा। तो इसमें भी काफ़ी हम जो है तेज़ी से काम कर रहे हैं कि ताकि जल्द से जल्द सारे लोगों को हेल्थ ID मिले। हमारी हेल्थ जो ऑनलाइन जो जिसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, वो लगभग 40,000 के करीब जो हमने कर दी हैं। एक छोटी सी जगह के लिए 40,000 ऑनलाइन ये ट्रांजैक्शंस करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और दूसरा ये जिसे हम ये कहते हैं कि जिन इलाकों में हम लोग कनेक्टिविटी के कारण या दूर होने के कारण जा नहीं सकते, तो वहाँ उनके लिए हमने ये प्लान अभी चांगथांग से शुरू किया है। हमने 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट लगाए हैं, कारगिल वालों ने भी 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट लगाए हैं। ये सोफिस्टिकेटेड गाड़ियाँ हैं, 50 लाख के करीब एक गाड़ी है, जिसके अंदर हर फैसिलिटी है, टेस्टिंग की फैसिलिटी है, जितना भी डॉक्टर को पेशेंट को देखने के लिए एक मिनी हॉस्पिटल है। तो जहाँ भी वो एम्बुलेंस खड़ी हो जाएगी तो उसके अंदर से वो सारा सामान बाहर निकाल के कैंप लगा के डॉक्टर साहब जो हैं को देख सकते हैं। तो वो मोबाइल मेडिकल यूनिट का भी हमने एक जो सिस्टम जो है शुरू किया है। 2 चांगथांग में ली हैं, 2-3 हमने कारगिल में ली हैं, और इसको और बढ़ाएंगे ताकि जहाँ पेशेंट्स हमारे पास ना आ सकें, हम पेशेंट के पास जा सकें। और हम उनको सैटेलाइट फ़ोन से भी कनेक्ट करने जा रहे हैं ताकि वहाँ भी कनेक्टिविटी हो। और हमें कोई भी कार्ड बनाना है, जैसे मैंने कहा कि हेल्थ ID बनानी है, उसके लिए भी इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। अगर आपने कोई गोल्डन कार्ड बनाना तो भी कनेक्टिविटी चाहिए। तो वहाँ पे हम ये कैंप भी लगा सकते हैं कि आप गोल्डन कार्ड भी यहीं बना सकते हैं। तो लोगों के पास जाना, तो जिसको आप कहते हैं कि एट द डोर स्टेप हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड करने के लिए हमने मोबाइल मेडिकल यूनिट भी स्टार्ट किए हैं। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे तो हमने काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अब बढ़ा लिया। यहाँ तो मैंने कहा लिक्विड मेटल ऑक्सीजन प्लांट भी लग गया, MRI भी लग गई यहाँ पे। तो कारगिल में भी हम MRI जो है इस बार हमने प्रोविज़न रखा है। पिछले साल हम नहीं ले पाए क्योंकि वर्ल्ड में सिर्फ सिलेक्टेड कंपनी है, एक ही कंपनी या 2 कंपनियाँ हैं, तो उनसे प्रोक्योरमेंट करने में बहुत सारे फाइनेंशियल जो है नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि शायद इस बार जो है पैसे की हमने प्रोविज़न कर दिया है और वो जो है वो MRI वहाँ भी अवेलेबल हो जाएगी। दूसरा ये है कि हम जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल है वो एक बहुत तंग जगह पे है, इस वक्त ऑपरेट कर रहा है। उसके लिए एक नया हॉस्पिटल बना है, आप लोग जानते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है हम शिफ्ट करें
पुराने जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग से हम जो नया हॉस्पिटल बिल्डिंग जो खुरबा थांग में बनी है, हम जल्द से जल्द जो है वहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, ताकि लोगों वहाँ फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, ज़्यादा इक्विपमेंट भी हम लगा सकेंगे, ज़्यादा फैसिलिटी भी लोगों को दे सकेंगे और बेहतर तरीके से इलाज कर सकेंगे। और कुछ चीज़ें जो होंगी उसको हम अर्बन पीएचसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उसका भी इस्तेमाल करेंगे जो लोगों के सहूलियत के मुताबिक होगा। लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है कारगिल वाला जो है उसको भी हम जो है उसके नए स्टेशन के ऊपर शिफ्ट करने जा रहे हैं। कुछ पीएचसी जो हैं, जैसे शारकोल की पीएचसी है, जंस्कार का जो सीएचसी है, उसको भी हम अपग्रेड करने जा रहे हैं। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली फिजिकली जो जो चीज़ें हैं उनको हम सबको इम्प्रूव करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, प्लान में है। क्योंकि प्लान की एलोकेशन, जैसे हमारे चल्दी साहब ने कहा कि मैक्सिमम एलोकेशन जो है वो हेल्थ सर्विसेज में होनी चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। तो उनकी ये इंस्ट्रक्शन लेते हुए हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन की कोई कमी नहीं है, मतलब पैसे की कमी नहीं है। सिर्फ इतना है कि अब ठेकेदार हमें मिल जाएं, डिपार्टमेंट्स हमारे टेंडरिंग करें, काम शुरू हो जाए, क्योंकि वर्किंग सीज़न लिमिटेड होता है। दूसरा, जहाँ मेडिकल कॉलेज की बात है कि जो लेह का मेडिकल कॉलेज है, तो जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि काफ़ी देर के बाद हमने उसके लिए साइट सेलेक्ट कर ली, उसके ऊपर साइट के डेवलपमेंट का काम चल रहा है और उसके लिए जो सेंक्शन होना है स्टाफ, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोजल जो है वो गया है और उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क करने के बाद अब हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारी पोस्ट जो है लगभग 650 के करीब मेडिकल कॉलेज ले के लिए सेंक्शन हो जाएंगी। और दूसरा, हमने उसके लिए जो हॉस्पिटल जो को एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल को अपग्रेड करना है और वहाँ पे हमने एक नए मेडिकल कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। उसका प्रपोजल जो है लगभग 1150 करोड़ का है, वो भी हमने दिल्ली भेज दिया है और उसके ऊपर भी काफ़ी जो है वहाँ एग्जामिनेशन हुआ। एग्जामिनेशन के बाद उन्होंने हमसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगी और कुछ डीपीआर को हमने रिवाइज भी करने को कहा गया। वो सब काम करके हमने वापस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेज दिया और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द वो भी सेंक्शन हो जाएगा और फिज़िकल काम जो है उसका ग्राउंड पे जो है वो हो जाना शुरू हो जाएगा। इसके 3 कंपोनेंट रहते हैं। एक तो आपको 200 जो बेड हॉस्पिटल आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है उसको आपको 450 बेड का बनाना होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमने एसएनएम में हमें एक और हॉस्पिटल ब्लॉक तैयार करना पड़ेगा जिसमें कि 250 बेड जो होंगे। एक ये कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपका एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होना चाहिए, जिसके अंदर लेक्चर हॉल्स हों, जिसके अंदर लैब्स हों, जिसके अंदर स्टाफ जो हो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रहे। तो वो बहुत ज़रूरी होता है मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए। तीसरा कंपोनेंट इसमें रहता है कि जो फैकल्टी है और उनके रहने की जो अरेंजमेंट होता है कि कहाँ वो रहेंगे, उनके लिए जो रेजिडेंसेस होते हैं। तीसरा, बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल्स होते हैं। तो ये इन सब का जो मैंने कहा कि डीपीआर जो है, ये 3-4 कंपोनेंट जो है इनका डीपीआर बन के दिल्ली हमने भेज दिया है। और इसमें हमने एक यहाँ के वर्किंग सीजन लिमिटेड को देखते हुए हमने इसमें एक ये बात की है कि हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है उसको हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो प्री फैब्रिकेटेड, प्री इंजीनियर्ड तरीके से बन सके, ताकि उसमें कंस्ट्रक्शन में टाइम ज़्यादा ना लगे। तो अब मैं मेन जो है अब मैं आऊँगा इसके ऊपर हेल्थ कार्ड्स के ऊपर, कि जो हमारे आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ पे हर एक जो सिटीज़न है उसको 5 लाख का कवर जो है वो PMJAY में मिलता है। तो एक तो कंपोनेंट उसका ये है कि जो PMJAY जो प्राइम मिनिस्टर स्कीम में आता है, दूसरा हमारा लोकल प्राइम मिनिस्टर्स की ही स्कीम है, मगर उसको हमने नाम दिया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यानी कि कोई भी लद्दाख का आदमी जो है वो एलिजिबल है, 5 लाख की फैमिली जो है एलिजिबल है 5 लाख की इंश्योरेंस के लिए। मगर उसके लिए हेल्थ कार्ड जो गोल्डन कार्ड है वो बनाना बड़ा ज़रूरी है। और गोल्डन कार्ड एक फैमिली में एक तो उसके हेड ऑफ द फैमिली का होता है और फिर हर एक मेंबर का होता है। यानी कि अगर आप दिल्ली में हैं और आपके पास अपना कार्ड है और अगर आप बीमार पड़ गए या कुछ हो गया, वो कार्ड लेके आप एम्पैनल हॉस्पिटल में जा सकते हैं और आपका इलाज जो है कैशलेस हो जाएगा। तो मेरी सबसे लद्दाख वासियों से ये है कि हमने जब ये देखा पिछले 5-6 महीने से कि कनेक्टिविटी ना होने के कारण हमारा गोल्डन कार्ड नहीं इशू हो रहे हैं। तो क्योंकि जहाँ एक गोल्डन कार्ड इशू करने में हमें आधा घंटा पौना घंटा लग रहा है, कनेक्टिविटी पुअर है, तो फिर हमने अब क्या किया कि 20 टीम बनाई है जो कि खुद जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और वहाँ ये हेल्थ कार्ड जो है बना रहे हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी लद्दाख वासियों से, सभी सिटीजन से, कि प्लीज़ ये आपके इलाके में टीम्स आ रही हैं, आपको ये नोटिफाई भी करते हैं एडवांस में थ्रू जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या आपके जो लोकल डॉक्टर्स या लोकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो नोटिफाई भी करते हैं
पंचज सरपंचज के पास कि हम यहाँ आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि वो बोगदांग में गए थे तो लोगों ने कहा नहीं 2 दिन और ठहरिए, वो वहाँ 2 दिन ठहरे, उन्होंने 300-400 लोगों के कार्ड वहाँ इशू कर दिए। तो सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिनके इलाके में ये लोग अभी नहीं पहुँचे हैं वो एक डिमांड करें कि भाई हमारे इलाके में भी आएँ और हमें गोल्डन कार्ड इशू करें, क्योंकि ये 5 लाख का कवरेज आपको तभी मिलेगा जब आपके पास कार्ड होगा। एलिजिबल आप हैं, लेकिन अगर आप कार्ड नहीं ला रहे हैं तो आपको वो हॉस्पिटल जो है वो आपको इसका बेनिफिट नहीं देगा। तो ये कार्ड जो है इसके लिए भी मैं ये कहूँगा सबसे कि अपने इलाके में अपना कार्ड जो है वो ज़रूर बनाएं, हेल्थ कार्ड, बिकॉज एवरी सिटीज़न ऑफ लद्दाख इज़ कवर्ड अंडर द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑफ 5 लाख रुपीज़। दूसरा, जहाँ तक फूड कंट्रोल फूड सेफ्टी के बारे में डिपार्टमेंट जो है इसको उसमें जब मैंने पहले इंटरव्यू था तो हमारे पास सिर्फ 2 फूड सेफ्टी ऑफिसर थे। तो आज की डेट में हमारे पास 9 फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं। वी हैव 9 फूड सेफ्टी ऑफिसर। 7 हमें एडिशनल JNK से मिले हैं, तो वो हमने लगा दिए हैं, उनके अगेंस्ट हमने हायर किए हैं लोग। तो अब हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ है जो फूड सेफ्टी को देख सकता है कि जो यहाँ चीज़ें बिक रही हैं वो जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं उसके मुताबिक बिक रही हैं या नहीं बिक रही हैं, उनकी वो सैम्पलिंग कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों एक कैंपेन चला था कि जितने भी ईटेबल ऑयल्स हैं या वेजिटेबल ऑयल जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उनकी हमने एक सर्वेलेंस सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग 2 टाइप की होती है, एक सर्वेलेंस सैम्पलिंग होती है, एक आप एक्चुअली ये सैंपल करते हो फिर उसको आप दिल्ली भेजते हो कि इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। सर्वेलेंस सैम्पलिंग भी होती है, उसमें भी मिलावट देखते हैं हम, लेकिन वो एक सर्वेलेंस के लिए होती है कि उसमें प्रोसिक्यूशन जो है हम नहीं करते। हम कहते हैं कि भाई पहले देख तो लें कि क्या बाहर से जो तेल आ रहा है, तो यहाँ तो कोई तेल मैन्युफैक्चर नहीं करता, तो क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो मिलावट है। तो हमने यहाँ पे क्योंकि टारगेट दिया गया था हमें कि हर फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो 2 सैंपल लेगा, तो वो भी हमने जो किया और अक्रॉस द लद्दाख किया कि जितने भी तेल यहाँ जो लोग खाते हैं वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होना चाहिए। तो जहाँ तक ड्रग का है तो आपको मैंने पिछली बार जब इंटरव्यू हुआ था आपने कहा था कि हमारी फार्मेसी काउंसिल कब बनेगी। तो फार्मेसी काउंसिल अब तो आपको मालूम है कि फार्मेसी काउंसिल हमारी कम से कम 4 महीने से फंक्शनल है। और हमारा जो अब हमने एक और काउंसिल बनाई है, पैरामेडिकल काउंसिल। हमारी कोशिश ये है कि हमारे जो भी स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोगों को अवेलेबल हों, ताकि लोकल जो हमारे लोग हैं, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे वो फार्मा का स्टाफ है, उनको अपने लेह के अंदर ही, लद्दाख के अंदर ही, कारगिल के अंदर ही जो है ये फैसिलिटीज़ जो है रजिस्ट्रेशन की, रिन्यूअल की, लाइसेंसेस की, वो मिल सकें ताकि उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो ये 2 काउंसिल्स हमने हेल्थ के सेक्टर में बनाई हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता हम वो सारी जो इंस्टीट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं वो लोगों के लिए जो है उनको कॉन्स्टिट्यूट जो है करेंगे, और पैरामेडिकल काउंसिल भी जो है वो काम करना शुरू कर देगी। यहाँ के लिए हम एक स्पेशल 2 करोड़ खर्चा करके एक स्पेशल ड्रग लैब बनवा रहे हैं, जिसके लिए लैंड ली जा चुकी है, उसके ऊपर काम लैंड डेवलपमेंट का हो चुका है, पैसे अवेलेबल किए जा चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, उसकी टेंडरिंग भी हो चुकी है और अलॉट भी हो चुका है, और अब काम जो है उसके ऊपर शुरू होने वाला है या हो सकता है शुरू हो गया हो। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है कि जो यहाँ पे ड्रग्स बिकती हैं वो उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए हमने यहाँ पे लद्दाख जिसे आप प्राइस मॉनिटरिंग और रिसोर्स यूनिट कहते हैं, LPMRU, वो उसकी तश्कील की है। तो हमारा LPMRU फंक्शनल है, उसमें हमने स्टाफ हायर किया हुआ है, वो सर्वे करते हैं, सैंपल लेते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोगों में अवेयरनेस पैदा करते हैं कि जो दवाइयाँ आप लेते हैं वो क्या उनकी क्वालिटी अच्छी है, किस किस्म की दवाई जो है यहाँ ज़्यादा चल रही है, और अगर कोई दवाई ज़्यादा चल रही है तो क्या वो अच्छी क्वालिटी की है। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसको मॉनिटर किया जाता है। तो मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से हर एक लद्दाख वासी को ये कहूँगा कि जब भी आप किसी मेडिकल शॉप पे जाएं, केमिस्ट की शॉप पे जाएं, तो इंसिस्ट करें कि आप जो है उससे बिल लें, क्योंकि मान लीजिए वो दवाई अगर कल को ठीक नहीं निकलती है तो ये फिर लिंक करना उस ड्रगिस्ट के साथ या उस केमिस्ट के साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वो बोलेगा ये दवाई इसने मेरे यहाँ से नहीं ली है। लेकिन अगर आपने उससे बिल लिया होगा और बैच नंबर होगा और उसके पास भी उसी बैच नंबर की दवाई होगी जो कि ख़राब प्रूव होगी बाद में, तो आप लिंक कर सकते हैं, उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने विदाउट बिल ली है, हो सकता है एक तो ओवर चार्जिंग भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादा खतरा ये रहता है कि जो चीज़ आप खरीद रहे हैं, क्योंकि सेहत का मसला है, आपकी जान का मसला है, तो आप कोशिश करें कि जब आप पैसे दे ही रहे हैं
तो फिर आप बिल क्यों ना लें। तो ज़रूर बिल लीजिए, क्योंकि ये जो केमिस्ट होते हैं इनको भी रजिस्टर मेंटेन करना होता है। जो ड्रग के वाले जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो देखते भी रहते हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं। तो ये हमेशा से एक आदत बना लेनी चाहिए कि जब भी आप कोई ड्रग, डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब करता है वो आप लेते हैं केमिस्ट की दुकान से, प्लीज़ बिल ज़रूर लीजिए। ताकि एक तो क्योंकि कभी कोई ऐसा तो नहीं है कि आप अगर बिल नहीं लेंगे तो वो सस्ती चीज़ देगा आपको। तो जब जान का मसला होता है, सेहत का मसला होता है, तो आदमी सस्ता तो नहीं लेता है, आदमी तो वही लेता है जो सेहत के लिए ठीक हो। तो आप बिल ज़रूर लें। इससे हमें बड़ा ये अवेयरनेस हर एक आदमी को होनी चाहिए कि जिस भी ड्रग के या केमिस्ट के पास जाएं, दुकान पे जाएं, वहाँ से आप ज़रूर जो है बिल जो है ज़रूर लें। ये आपकी सुरक्षा के लिए बहुत, आपकी सेहत के लिए भी और वैसे भी सुरक्षा के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो दूसरा, अब हेल्थ के बाद मैं आऊँगा इसके ऊपर कि हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसे हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आप कहते हैं। तो जनरली हमारे यहाँ फॉरेस्ट बहुत कम है, मतलब नोटिफाइड फॉरेस्ट तो आपको देखते हैं कि यहाँ फॉरेस्ट उतना दिखता नहीं है आपको। जितना फॉरेस्ट आप जोजिला क्रॉस करेंगे तो आपको वहाँ बहुत फॉरेस्ट दिखता है, या देश के बाकी भागों में। लेकिन हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, मतलब हमारे यहाँ पे जिसको हम कहते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत रिच है। मतलब हमारे यहाँ पे 35 के करीब मैमल्स होते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे लगभग 350 के करीब बर्ड्स आते हैं या बर्ड्स रहते हैं यहाँ पे। और अनगिनत यहाँ पे, मतलब अगर आप हर्ब्स की बात करेंगे, मेडिसिनल प्लांट्स की बात करेंगे, तो उस हिसाब से बहुत रिच इलाका है, मतलब उस हिसाब से। तो इसलिए वाइल्ड लाइफ जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ 3 बड़ी सेंचुरीज़ हैं। अगर आप खरदुंगला और चांगला क्रॉस करेंगे तो उस तरफ काराकोरम है, और अगर आप इस तरफ इन पहाड़ों के इस तरफ रहेंगे और न्योमा क्रॉस करेंगे तो चांगथांग इलाका है। चांगथांग तो सब जानते हैं, उसको चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, इसको काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। और अगर आप हेमिस की तरफ जाएं तो हेमिस के जो पहाड़ हैं इनके बैक साइड पे हेमिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और हेमिस का जो गांव है वो भी इसमें आता है। तो इनमें बहुत सारी रेयर वाइल्ड लाइफ, जैसे स्नो लेपर्ड है या और चीज़ें हैं। और हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे हमारी सोमोरिरी है, सोकर है, या इवन जो हमारा इंडस है, इंडस के ऊपर के मार्शेस में हमारे यहाँ पे जो हमारा स्टेट बर्ड है ब्लैक नेकेड क्रेन रहता है। तो इसलिए हमें वाइल्ड लाइफ में बड़ी ये प्रॉब्लम आती थी कि जो हमारे डेवलपमेंट वर्क्स होते थे, रोड्स होती थी, लंबी लाइंस होती थी जो पावर की, उनको एग्जीक्यूट करने में वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस मस्ट होता है। ये मैंडेटरी है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है, कोई इससे बच नहीं सकता। तो इसके लिए एक ही तरीका था कि आप जितने भी उनको कहीं उनमें अवेयरनेस एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज में फैलाएं कि आप अपना जो केस है वो परिवेश पोर्टल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जिसमें हर केस जो है उसमें चढ़ता है। तो वो उस पर हमने इंसिस्ट किया, लोग उस पर अब चढ़ा रहे हैं, चाहे वो ITBP है, चाहे वो BRO है, चाहे हमारे अपने डिपार्टमेंट्स हैं, तो अब उस पर चढ़ा रहे हैं। वो फिर हमारे स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ में डिस्कस होते हैं, वहाँ अप्रूव होते हैं, और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से वो बहुत प्रॉम्प्टली अप्रूव हो जाते हैं। तो आज की डेट में हमारे पास कोई पेंडेंसी नहीं है। और इससे क्या हुआ कि जितने भी जो प्रोजेक्ट्स, चाहे वो डिफेंस के प्रोजेक्ट थे, चाहे वो डिफेंस रोड्स के प्रोजेक्ट थे, चाहे वो पावर लाइंस के प्रोजेक्ट थे, जो कि कुछ देर से रुके पड़े थे, वो अब जो है उनमें ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बहुत ज़्यादा जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से जिसको कहते हैं कि वो एक इंटरवेंशन हुई है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ है और वाइल्ड लाइफ के अंदर डेवलपमेंट करने का प्रोविज़न है, मगर उसके लिए एक प्रोसीजर है। अगर आप उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो वाइल्ड लाइफ एक्ट जो कहता है कि आप कर सकते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस लगाते हैं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, आप कर सकते हैं। लेकिन आप कहें कि हमें वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस नहीं देनी है, हमको तो सीधा डेवलपमेंट करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो इलीगल है। लेकिन लीगल तरीके से केस स्मूथ है। अब बहुत तेज़ी से जो है मेरे आते ही यहाँ लगभग हमने कोई 5 जो हैं स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड की मीटिंग की, जिसमें बहुत सारे केस जो भी मैंने डाले वो अप्रूव हो गए, जिनमें कुछ कमियां थी वह नेक्स्ट में अप्रूव हो गई। तो एक दूसरा हमने ये किया कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया है, ये 2006 में आया था, मगर अब जो है हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है। तो इस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में क्या है कि इसके एक सेक्शन 3 में आपको प्रोविज़न ये है कि अगर ग्राम सभा एक रेजोल्यूशन पास करती है कि हमें एक छोटे से स्कूल के लिए या छोटे से वाटर के किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो एक हैंड पंप हो सकता है, जो एक वाटर का टैंक हो सकता है या पंप हो सकता है,
या आंगनवाड़ी सेंटर हो सकता है, या कोई भी डेवलपमेंट का वर्क। उन्होंने 20-25 डेवलपमेंट के वर्क जो है उसमें नोटिस जो कि गवर्नमेंट कर रही हो, प्राइवेट के लिए नहीं है ये प्रोविजन, लेकिन जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बना रही है, जो गवर्नमेंट स्कूल बना रही है, जो गवर्नमेंट आंगनवाड़ी सेंटर बना रही है, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ बना रही है, ग्राम सभा को पावर दी गई है कि वो रेजोल्यूशन पास करके 20 कनाल तक, अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी रहते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि चांगला और खारदुंगला के उस पार तो सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है देखा जाए तो, और यहाँ से अगर आप न्योमा से माहे ब्रिज से आगे जाएं तो सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इंक्लूडिंग सोमोरिरी एंड सोकर। और अगर आप इस बैक साइड पे जाएं तो सारा हेमिस जंस्कार तक जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इन इलाकों में अगर ग्राम सभा जो है वो चाहती है कि हमें 5 कनाल, 2 कनाल, 1 कनाल चाहिए, तो वो एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ फॉरेस्ट नहीं है, उसमें एक कंडीशन रहती है कि 75 ट्रीज से कम होने चाहिए 20 कनाल के अंदर, हेक्टेयर जिसे हम कहते हैं। तो वो तो हमारे यहाँ पेड़ों वाला मसला ही नहीं है। तो इसलिए ये ग्राम सभा को पावर दी गई है कि वो एक रेजोल्यूशन पास करें कि ये पीडब्ल्यूडी का प्रोजेक्ट है, रूरल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, ये सोशल वेलफेयर का प्रोजेक्ट है, ये हेल्थ का प्रोजेक्ट है, और इसके लिए हमें 5 कनाल ज़मीन जो है उसकी डाइवर्शन वो उनको अथोराइज है, वो अथोराइज करते हैं। और फिर उसकी बेसिस पे जो डीएफओ है लोकल वो उनको डाइवर्शन देता है। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलियत अब हुई है। वरना पहले हम सुनते थे जी छोटी सी पोल लगाना है, हमें वाइल्ड लाइफ नहीं मिल रहा है, हमें छोटा सा पंप लगाना है, वाटर पंप लगाना है जी, वाइल्ड लाइफ नहीं मिल रहा है। तो अब ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं आप सब लोगों को ये कहूँगा कि हमने ये पिछले 4 महीने पहले हमने ये सर्कुलर निकाला था, उसकी जितनी हो सकती थी पब्लिसिटी हमने की है। लेकिन इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि ये हर एक ग्राम सभा या हर सरपंच की जिम्मेवारी है कि वो इस सर्कुलर को अच्छी तरह से पढ़े, और इस सर्कुलर के मुताबिक अब हमारे पास कोई केस नहीं आना चाहिए। बिकॉज छोटे छोटे काम जो गाँव में होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। 20 कनाल से ऊपर कोई प्रोजेक्ट नहीं होता। 20 कनाल से ऊपर जो प्रोजेक्ट होगा वो फिर स्टेट लेवल का प्रोजेक्ट होता है, वो फिर हमारे पास डायरेक्टली चीफ इंजीनियर से या कहीं से आ सकता है। तो सरपंच साहिबान की और पंच साहिबान की मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप इस सर्कुलर को पढ़ें। अब आपके पास पावर दी गई है डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, डाइवर्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ लैंड, तो उस 20 कनाल तक आप डाइवर्शन कर सकते हैं एक केस के लिए। तो आपके यहाँ अगर कोई 15 डेवलपमेंट वर्क के छोटे छोटे काम हो रहे हैं तो आप 15 के 15 कर सकते हैं। किसी को 2 कनाल चाहिए, किसी को 3 कनाल चाहिए, किसी को 4 कनाल, जो नॉर्म्स हैं उस स्कीम के। तो ये अब इशू नहीं होना चाहिए। इसमें आपकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ताकि आप ये खुद फैसले ले सकें। और डीएफओस को हमने इंस्ट्रक्शन दी है, जो हमारे दोनों डीएफओ हैं, कि ऐसे केस जब भी आए आपको प्रॉम्प्टली, आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, आपको प्रॉम्प्टली जो है वो उनको करना है। तो वाइल्ड लाइफ, दूसरा हमने हर सरपंच को जो है अब हमने वाइल्ड लाइफ का वार्डन भी बनाया हुआ है। मतलब वाइल्ड लाइफ वार्डन एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट होती है। तो उनसे फिर मेरा ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि एज ए वाइल्ड लाइफ वार्डन भी आप ये ज़रूर देखें कि आपके इलाके में वाइल्ड लाइफ जो है वो प्रोटेक्टेड है और उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा रहा है। दूसरा, हम जो ये हमें ये शिकायत ये आती थी कि जी आपने सारा लद्दाख तो वाइल्ड लाइफ डिक्लेयर कर दिया हुआ है, तो डेवलपमेंट कहाँ करें। तो फिर उसके बाद अब ये तो मैंने सोल्यूशन आपको दे दिया कि अब ये दिक्कत कोई नहीं है डेवलपमेंट। आज कोई भी प्लान डिपार्टमेंट जो है, एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट जो है, ये शिकायत तो नहीं कर सकता है। एटलीस्ट अगर करे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि बताओ तुम्हारा कौन सा केस है, तुम परिवेश में चढ़ाओ, हम इसको 1.5 महीने के अंदर या महीने के अंदर अप्रूव कर देंगे। तो अब ये कोई भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी ये शिकायत नहीं कर सकती कि वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के कारण हमारा डेवलपमेंट का काम जो है नहीं हो रहा है। तो इसमें फिर हमने क्या किया कि ठीक है, कई बार जब ये नोटिफाई हुई थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो उस वक्त शायद हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी कि हम उसको एग्जैक्ट मापते या एग्जैक्ट उसको बताते कि ये कहाँ से कहाँ तक। तो हमने इसको रफली उनकी बाउंड्रीज बनाई। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एचएलजी साहब की डायरेक्शन पे हमने एक एक्सरसाइज शुरू की। इस कंट्री का जो सबसे बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वाइल्ड लाइफ के बारे में, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, उनको हमने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमारी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्टडी करो, चांगथांग, काराकोरम, और उसके बाद हो सकता हेमिस में कोई इशू नहीं है, हेमिस इज कॉम्पैक्ट, हेमिस देयर इज नो इशू। लेकिन इन 2 सेंचुरीज को, इनकी बाउंड्रीज की आप रैशनलाइजेशन करो। रैशनलाइजेशन करने का मतलब ये है, देखा जाए तो नुब्रा के जितने भी गांव हैं वो सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आते हैं। मैंने कहा ना कि खारदुंगला क्रॉस करो तो सारा सेंचुरी है, तो फिर तो सारा नुब्रा जो है वो सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टेक्निकली सेंचुरी है। और टेक्निकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के सारे लॉज जो हैं उसके ऊपर लगते हैं। पेंगोंग इज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके ऊपर सारे वाइल्ड लाइफ के लॉ लगेंगे, उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते।
अनलेस इट इज़ डन एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो इसलिए हमने कहा कि आप इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे हम, कि जो इलाके जो हैं, क्योंकि जब भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर होती है उसके बाद एक एक्सरसाइज होती है जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स, कि जो उस सेंचुरी के अंदर लोग रह रहे हैं सैकड़ों साल से, जिनके वहाँ गांव हैं, घर हैं, उन लोगों का क्या राइट्स होंगे अब। तो वो जो डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स है वो एक्सरसाइज जो है नहीं हुई थी, वो भी हमने शुरू की है। हमने एडिशनल डीसीज दोनों को कहा कि आप ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट करके लोगों का राइट डिटरमिन करें, और WII को कहा है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन को, कि आप इन सेंचुरीज में से हाई कंजर्वेशन वैल्यू एरियाज निकालिए ताकि हम उनके ऊपर ध्यान ज़्यादा दें, और जहाँ पे वाइल्ड लाइफ उतनी ज़्यादा है ही नहीं उन इलाकों के ऊपर जो है उनको हम डिनोटिफाई जो है वो करवा सकते हैं। तो दूसरा ये जो एक लास्ट में मैं ये कहूँगा कि प्लानिंग का जो विभाग मैं देख रहा हूँ, तो प्लानिंग में हमने जब हम देखते थे कि अप्रूवल देने में, DPR बनने में, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होने में, और फिर काम को टेंडर करने में और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने में बहुत टाइम लगता था। तो पिछली बार हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिस्कशन करने के बाद हमने ये फैसला लिया कि हम जो है वो प्लान जो है अप्रैल के महीने में ही अप्रूव कर देंगे, जिनके AAs और DPR बन चुके होंगे और AA दे चुके होंगे। तो हमने इस साल जो 80% प्लान जो है लगभग हमारा 75 to 80%, किसी डिपार्टमेंट का 60% होगा या 70% होगा, डिपेंडिंग अपॉन डिपार्टमेंट की उनके ऑनगोइंग वर्क्स कितने थे पिछले साल के, हमने ये प्लान जो है अप्रैल के महीने में 15 अप्रैल से पहले पहले बहुत सारे हमने कर दिए, जिससे कि पेस ऑफ डेवलपमेंट हम सोचते हैं कि बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ऑनगोइंग वर्क्स हैं, उनके लिए पैसा भी जो है हमने अप्रैल में रिलीज़ कर दिया था। अब कुछ जो बचे हुए जो काम थे इस साल के नए काम हैं वो भी हमने ऑलमोस्ट 90% कर दिए, 1-2 डिपार्टमेंट का रहता होगा। तो प्लानिंग की एक्सरसाइज को हमने स्ट्रीमलाइन कर दिया कि अब कोई भी काम जो है, देखिए काम करने का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या कहीं भी तरीका है, कोई भी काम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता, उसको हम इरेगुलरिटी कहते हैं। वो GFR में उसकी मनाही होती है। GFR मीन जनरल फाइनेंशियल रूल। कल को आपको पूछा जा सकता है कि आपने ये काम जो टेंडरिंग पे डाला, क्या इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल था। मान लीजिए अगर मैंने कोई बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनानी अगर, तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये बिल्डिंग 2 करोड़ की बनेगी। एक बार जब वो 2 करोड़ की मैंने उसका एस्टिमेशन कर लिया, तो फिर एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि ये 2 करोड़ की है। जब 2 करोड़ का मेरे पास फंडिंग अवेलेबल होगी मेरे प्लान में, मैं उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देता हूँ। जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देता हूँ कि ये काम 2 करोड़ का है और मैंने करना है और मेरे पास पैसे हैं, फिर वो काम जो है कंसर्न एग्जीक्यूटिव एजेंसी, चाहे वो एक्सीएन है, वो उसको टेंडर करता है। फिर ठेकेदार उसमें बिड करते हैं और फिर जिसका सबसे कम होता है उसको ठेका मिलता है और वो काम करता है। अब उसको भी पता ठेकेदार को कि 2 करोड़ का काम है, उसको मालूम है कि क्या करना है, कितने कमरे बनने हैं, कैसे कमरे होंगे, ये सब प्लान्ड एक्सरसाइज होती है। ये आप उसके बगैर, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बगैर कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ये जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, अब मेरी लगभग टोटल सर्विस देखो तो 30 साल के करीब होने लगी है, मैंने हमेशा ये देखा है कि जब आप काम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बगैर करते हैं तो फिर आपको मालूम ही नहीं होता कि आप बनाने क्या जा रहे हैं और इसकी कॉस्ट कितनी है और ख़त्म कब होगा। मान लीजिए आपने सोचा था कि ये काम 2 करोड़ में शुरू होगा, हो सकता है वो 10 करोड़ का हो, और हो सकता है आपको 2 ही करोड़ अवेलेबल हो, तो वो सिर्फ 4 कमरे बन के रह जाएंगे और काम इनकम्प्लीट रहेगा, ना पब्लिक को फायदा, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल को हम स्ट्रेस दे रहे हैं और एक कल्चर हम डेवलप कर रहे हैं कि यहाँ जो भी काम हो, देखिए ये तो एक नेसेंट स्टेज है यूटी लद्दाख की, यूटी लद्दाख को आगे जाना है और ये हमेशा यूटी रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आज आप कुछ सिस्टम सेट कर जाएंगे, आज आप कुछ नॉर्म सेट कर जाएंगे, आज आप कुछ डिसिप्लिन सेटअप कर जाएंगे, ये यहाँ का ट्रेडिशन बन जाएगा और इट विल बिकम ए मोस्ट वेल रन एंड मोस्ट प्लान्ड, द डेवलपमेंट इन लद्दाख विल बी वेल प्लान्ड। और यही हम कोशिश कर रहे हैं कि ये शुरुआत में कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब ये एक बार ये सिस्टम सेट हो जाएगा तो यहाँ की डेवलपमेंट जो कि ट्रांसपेरेंट होगी और प्लान्ड होगी और टाइम पे जो है वो काम खत्म होगा और लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये जनरल मैंने आपको पॉइंट कुछ कहने थे। इफ़ यू हैव सम क्वेरीज, सम क्वेश्चंस, तो यू कैन आस्क मी। सर, एक बहुत बड़ा सवाल लोगों का ये रहता है कि कैंसर के जो ड्रग्स रहते हैं वो बहुत महंगा रहता है, तो क्या लद्दाख में या बैकवर्ड एरियाज में क्या वो सब्सिडाइज एक रेट पे मिल सकता है? हाँ, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ कैंसर होते हैं जो कि मतलब जिनको आप कह सकते हैं कि प्रिवेंटेबल नहीं होते हैं, मतलब वो हो जाते हैं तो फिर आपको उसके जूझना पड़ता है, ठीक है, और उसमें बहुत सारा आपका खर्चा होता है। पहले हेल्प तो उसको होगी कि उसका, इसलिए मैं स्ट्रेस करता हूँ कि कम से कम 5 लाख का कवर तो आप ले लीजिए, ठीक है।
5 लाख तक मोस्टली इलाज हो जाते हैं, और अगर फिर उससे ज़्यादा होगा वो एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है। लेकिन फर्स्ट थिंग ये है कि आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि आपको प्राइवेट में हेल्थ इंश्योरेंस देना होगा तो आपकी किस्त जो है कम से कम 10,000 से कम नहीं आएगी पर फैमिली की। तो यहाँ गवर्नमेंट जो है प्रधानमंत्री JAY स्कीम के तहत आपको फ्री में ये 5 लाख का कवर दिया जा रहा है, और ये कंटिन्यूस कवर है। ये नहीं कि वो हेल्थ कार्ड जो है आपका इस साल के लिए है, ये कंटिन्यूस स्कीम है। तो सबसे पहले तो लोग अपना हेल्थ कार्ड बनवाएं, वो जो गोल्डन कार्ड बनवाएं, ताकि आपको एटलीस्ट 5 लाख की तो सुरक्षा जो है मिले। फिर कुछ लोग जो हैं, क्योंकि हम जो हैं जो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, हम उनको पूरी कोशिश करते हैं कि मेडिसिन जो है हम यहाँ से दें, पर क्योंकि हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ऑन्कोलॉजी की हमारे पास यूनिट नहीं है, कैंसर यूनिट नहीं है, हम उनको ना केमोथेरेपी दे सकते हैं ना उनको रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, तो हमें दिल्ली भेजना पड़ता है। लेकिन जनरली वहाँ भी इलाज इतना मतलब मोस्टली गवर्नमेंट पेज फॉर इट। अब कोई एक्सेप्शनल हो तो उसमें बात अलग है। 2 किस्म के कैंसर जो हैं वो प्रिवेंटेबल होते हैं, और उसके ऊपर हमने अभी एक कैंसर जो सर्वाइकल कैंसर होता है, जो लेडीज़ में होता है, वो एक प्रिवेंटेबल कैंसर है। तो इस साल हमने प्लान में रखा है, NHM के प्लान में रखा है कि अगर आप 12 से 14 साल की उम्र में बच्चों को वो इंजेक्शन लगा दें, लड़कियों को वो इंजेक्शन लगा दें, इसको वैक्सीन कहते हैं। अगर आप वो वैक्सीन लगाएंगे तो वो सारी उम्र जो है वो सर्वाइकल कैंसर से जो है वो बच जाती हैं। और सर्वाइकल कैंसर एक सबसे कॉमन कैंसर होता है वुमन में, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए हमने अप्रूव भी हमारा हो गया है। अब सिर्फ दिक्कत इतनी है कि इस वक्त मार्केट में पूरा डोज की कॉस्ट जो है लगभग 3,500 4,000 है। 3 इंजेक्शन शायद देने पड़ते हैं, या शायद 2 देने पड़ते हैं, 2 या 3 इंजेक्शन होते हैं उसमें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें 750 रुपये अप्रूव किया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट ऑफ मतलब हमारे कंट्री के अंदर हमारे अपने मैन्युफैक्चरर्स भी आएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिमाग में ऑलरेडी ये बात है, उन्होंने हमें तो 750 अप्रूव किए। जिस तरह मान लीजिए अगर आप बाहर से कोविड वैक्सीन लेते तो शायद आपको वो 1,000 रुपये की पड़ती, लेकिन अपनी कंट्री में फ्री 200 रुपये की पड़ी हमें, या 100 रुपये की पड़ी बाद में। एक्सक्यूज मी, हेलो। तो मेरे कहने का मतलब ये है 750 हमें मिल चुके हैं, मतलब वी हैव ऑलरेडी गॉट 750 रुपीज सेंक्शन, और वी आर थिंकिंग कि अब हम टेंडरिंग करेंगे दोबारा, क्या पता कॉस्ट कम हो जाए। और अगर कॉस्ट मान लीजिए कोई 700-800 रुपये और लगेगा तो वील ट्राई टू चिप इन, एंड हम सर्वाइकल कैंसर को डील करने की जो है वो मैं चाहता हूँ। मेरी अपनी जो हमारी प्लानिंग है, हमारे यहाँ लगभग कोई 7-8 हज़ार बच्चियाँ होंगी इस एज ग्रुप में, तो उनको तो हम दे ही सकते हैं। कितना खर्चा हो जाएगा वो हम कर सकते हैं। दूसरा जो कैंसर है जो कॉमन है वो है ब्रेस्ट कैंसर। तो उसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि अगर वो इनिशियल स्टेज में है तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, मतलब वो टोटली ट्रीटेबल कैंसर है। लेकिन अगर आप वो ट्रीट नहीं करेंगे तो इसलिए हम ये अवेयरनेस थ्रू ANM हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कि आप अपनी सेल्फ इंस्पेक्शन करें कि आपको अगर कोई नोड्यूल दिखता है अपने मेमोरी ग्लैंड्स में तो आप जो है फटाफट डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ अपना इलाज जो है, ताकि अगर इनिशियल स्टेज होगी तो सिर्फ ऑक्सीजन की बात है, फिर तो निकालना है और आप ठीक हो जाएंगे। तो बाकी जो दूसरे कैंसर्स हैं, जैसे मैंने सुना है कि जो हमारी जो रिपोर्ट्स हैं पुरानी कि चुशूत इलाके में या कुछ इलाके में सिलिका कंटेंट ज़्यादा और वहाँ पे कुछ ओरल या उस तरह के केसेस हैं, तो उसके ऊपर एक स्टडी हम जो है स्पेशल कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये कैंसर हमारे यहाँ ज़्यादा होता है। और ख़ासकर जो हमारे यहाँ पे बीमारी ज़्यादातर ये भी है कि हाइपरटेंशन और आपका जो ये एसिड पेप्टिक डिजीज़ जो है उसके कारण जो कुछ चीज़ें ट्रिगर होती हैं बाद में वो भी हैं, तो उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। हमारी पॉपुलेशन बहुत छोटी है, हम उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, मगर पॉइंट ये है कि हमारा इस छोटी पॉपुलेशन में भी अगर 175 डॉक्टर हमारे पास सेंक्शनड हैं तो सिर्फ हमारे पास 75 ही हैं, मतलब 100 उसमें भी कम है। तो आई होप कि इन फ्यूचर ये जब कमी पूरी हो जाएगी तो ये कैंसर वैंसर की जो चीज़ें हैं इसके ऊपर भी ध्यान जो है हमारा बहुत ज़्यादा है। सर एक क्वेश्चन है कि जो एक अंडर XEM करके एक स्कीम लाया गया था, किस चीज़ का है वो? स्टाफ नर्स का सर, जिसका जो है जो सैलरी वगैरह जो पिछले लास्ट जनवरी फरवरी से नहीं मिला है, तो आप मुझे उसकी डिटेल देना। जहाँ तक मेरा जो मुझे मेरी जो नॉलेज में ये है कि हमने कुछ नर्सों को लगाया था जो कोविड में लगाया था शुरू में, तो उनकी सैलरी हमने रिलीज़ कर दी है,
वो हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को हमने सफिशिएंट फंड्स दे दिए हैं कि आप उनको पैसा दे सकते हैं। तो मेरी नॉलेज में अभी इस वक्त तक कोई ऐसी स्टाफ नहीं है जिसके लिए प्रोविज़न ना हो। हमें बताया गया कि हमारे पास 241 लोग जो हैं वो हायर्ड हैं, तो उनके लिए हमने 10 करोड़ जो है ऑलरेडी उनको रिलीज़ कर दिया है। तो अगर ऐसा भी कोई केस होगा, मैं आपको एश्योर कराऊंगा कि इफ़ दे आर अपॉइंटेड आफ्टर सीकिंग प्रॉपर अप्रूवल्स एंड इफ़ दे हैव वर्कड देन दे विल बी पेड देयर सैलरी। सर ये डर्मेटोलॉजी या स्किन का बहुत इश्यूज रहते हैं, तो वो सेक्शन की काफ़ी कमी यहाँ महसूस होती है, तो उस पे कुछ ऐसा? हाँ, ये डर्मेटोलॉजी स्पेशलिटी है, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत कम होता है इसका, क्योंकि जनरली फिजिशियन ही इसको देखता है। लेकिन जब ये स्पेशलाइज हो जाती है, जब मतलब कुछ चीज़ें जो होती हैं फिजिशियन के लेवल से बाहर चली जाती हैं, तो वो डर्मेटोलॉजी का अलग से विभाग यहाँ नहीं रहता है। लेकिन मतलब हमारा तो जो लिंक है डायरेक्टली एम्स के साथ है। अगर कोई ऐसा सीरियस पेशेंट होता तो हम वो वहाँ जा सकता है। और इसके लिए जैसे मैं आपको एक और बात बताऊँ कि हमारे यहाँ एक स्कीम है कि कोई भी आदमी जो है वो दिल्ली जाए और दिल्ली से वापस आए, पेशेंट को लेके एक आदमी जाएगा, पेशेंट का भी किराया और उस अटेंडेंट का भी किराया जो है वो गवर्नमेंट फ्री देती है। तो इसमें भी मैंने देखा है कि यहाँ बहुत कम लोग गए हैं। पिछले साल हमने इसके लिए लगभग 1,40,00,000 का प्रोविज़न रखा था, लेकिन मुझे लगता है कि 2 आदमी भी नहीं गए होंगे। या तो इसकी अवेयरनेस नहीं है लोगों को, मतलब हाँ, तो फिर इसलिए मैंने हर अपने स्टाफ को, अपने डॉक्टर्स को कहा कि भाई आप कम से कम लोगों को तो बताओ। और उसका हमने इतना आसान कर दिया है कि पहले था कि डायरेक्टर के पास जाएगा वो, मैंने कहा नहीं, डायरेक्टर के पास क्यों जाएगा, सीधा हॉस्पिटल में आ रही है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट लिखेगा कि फिजिशियन कह रहा है इसको दिल्ली जाना है तो दिल्ली भेज दो। क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर रखोगे, एक तो अपने ऊपर प्रेशर डालोगे आप, और दूसरा आप ठीक नहीं कर पाओगे इसको। तो जल्दी तो बेहतर यही है कि आप 1 घंटे के अंदर दिल्ली चले जाओ, और उसके लिए सरकार जो है आपको किराया भी दे रही है। तो अब और क्या चाहिए आपको। तो हो सकता है इसमें कुछ कम्युनिकेशन गैप हमारी तरफ से भी हो, डिपार्टमेंट वाले भी नहीं इनकरेज करते हों, या अगला आदमी भी जो है अवेयर नहीं है। मगर अगर आप इसको स्प्रेड करो कि कोई भी इंसान जो है अगर मजबूरी में दिल्ली जाता है तो उसका जाने का किराया और आने का किराया और साथ में एक अटेंडेंट का किराया जो है वो सरकार जो देती है, मतलब हम देते हैं, उसके लिए हमारे पास प्रोविजन है। तो ये भी इसका भी फायदा उठाना चाहिए। सर ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से, जैसे गोल्डन कार्ड पहले कहा गया था कि ऐसे अदर बैकवर्ड क्लासेस उनको मिलेगा, बाकी अब जब आप बता रहे हैं कि सभी अवेल कर सकते हैं, यही तो ये थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। तो आप हर एक को बताइए कि कोई भी आदमी, चाहे वो SECC के अंदर है, बाहर है, कहीं भी है, हर आदमी जो है वो एलिजिबल है। लद्दाख का हर सिटीजन जो है एलिजिबल है। कोई सिटीजन ऐसा नहीं है जो कि एक्सक्लूडेड है स्कीम से, चाहे वो APL है, चाहे वो BPL है, चाहे वो SECC में जो क्राइटेरिया उसके मुताबिक है। सिर्फ फंडिंग का इशू था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम थी उसमें वो क्या करते थे कि जो लास्ट 2011 का सेंसस हुआ है उसमें से उन्होंने पुअर ऑफ द पुअर निकाले, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं उनको उन्होंने कहा कि जनाब ये जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, जिसके पास कच्चा घर है, गाड़ी नहीं है, TV नहीं है और बहुत सारी कंडीशंस है, उन्होंने उनकी लिस्ट अलग से बना दी। तो उनको कहा कि इनको हम 5 लाख का कवर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी अंडर PMJAY। दूसरों के लिए उन्होंने ओपन छोड़ दिया कि स्टेट खुद देखे इनके लिए। तो J&K और UT ने अपने बजट से, क्योंकि हमारा बजट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही बजट है, तो उस बजट से हमने कहा कि नहीं, जो SEC के उस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं उसके बाहर के भी सारे लोगों को मिलना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर ही फिगर्स इन द लिस्ट और नॉट। तो जो भी यहाँ का वासी है, यहाँ का रहने वाला है, परमानेंट जो यहाँ रहता है, उसको कार्ड मिलना चाहिए। तो इसलिए वो अब हम घर घर जाके पूछ रहे हैं लोगों की भाई आप अपना कार्ड बनवाओ, क्योंकि एक कार्ड बनाने में भी कम से कम आधा घंटा पौना घंटा लगता है। तो अब वो कार्ड जब बनाएंगे तभी तो उनको वो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो कार्ड जो है जब तक ना वो आप कार्ड लेके जाएंगे दिल्ली में, वो पहले कार्ड आपका मांगेगा, फिर वो उसको स्वाइप करेगा अपने रीडर के ऊपर। जब वो स्वाइप करके जो नेशनल हेल्थ एजेंसी का डेटा है उसे वो जब मैच करेगा तभी वो आपको एंट्री देंगे कि आप 5 लाख तक कवर्ड है, आप हमारा इलाज आज हमारे। फिर वो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, वो इसका 5 लाख तक फ्री में करेंगे। 5 लाख के बियॉन्ड जो है फिर वो उसका, पर इतना होता नहीं, 98% तो 5 लाख के अंदर ही आते हैं। सर जी जो कार्ड की बात करते हैं तो वहाँ जो मैं पिछले 2-3 महीने पहले भी आपको रिक्वेस्ट किया था, ये प्राइमरी जो 20 बेड का जो जयपुर में बना हुआ है, तो उसमें प्राइमरी हेल्थ का तो शिफ्ट वहाँ किया है। और कुछ अब उनको स्टाफ दिया हमने,
आप जरा अभी लेटेस्ट पता करके मुझे बताएं। डॉक्टर भी हाँ, अभी MD NHM के थ्रू हमने उनको कुछ डॉक्टर्स दिए हैं, जी सर। क्योंकि बेसिकली वो कह रहे थे कि देखिए वहाँ कोई सैंक्शन PHC नहीं थी, बिल्डिंग बन गई थी, ठीक है ना, बिल्डिंग बन गई, जी स्टाफ जो है वो ओरिजिनल PHC में बैठा हुआ है, या तो उसको बंद करते आप। वो तो अभी बंद तो हो गया, वो शिफ्ट हुआ है सर वहाँ पे। आप मुझे लेटेस्ट पता करके बताइए। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो ये नई बिल्डिंग बनी थी, जो फंक्शनल नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टाफ, उसको हमने NHM से स्टाफ दिया है। और आप अगर मुझे ये बताएंगे फर्दर फ्रेश इंक्वायरी करके कि वहाँ क्या सूरत हाल है, तो फिर मुझे हेल्प होगी कि मैं उसमें फिर कोई और सुधार भी कर सकता हूँ। सर, जिस तरह हमें द्रास में प्रोटेस्ट देखने को मिले गायनोकोलॉजिस्ट के रिलेटेड, हाँ। तो कारगिल में भी और भी अलग अलग ब्लॉक है, उनमें भी अभी क्या स्टेटस है सर? नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट देखिए, वो एक तो जो आपका जो चिकतन वाला था ना, वहाँ भी गायनेकोलॉजिस्ट की एक कमेटी, तो वहाँ भी वो हफ्ते में 2-3 बार जो है हम नियरेस्ट कुर्बुचन से या कहीं से वो डॉक्टर आके वहाँ देख लिया करती थी। द्रास में भी हमने जो है यहाँ से भेजा था, कारगिल से डॉक्टर जाती थी जो कि हफ्ते के अंदर जो है कुछ दिन वहाँ जो है द्रास में लगाती थी। पर एक बात मैं आपको ये कहूँगा कि जनरली मैंने ये देखा है कि जितने भी NHM का स्टाफ होता है वो 70 से 80% जो है वो बाहर का होता है। तो अब जो बाहर का आदमी है, क्योंकि हमको गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए, हमको एनेस्थेटिस्ट चाहिए, हमको सर्जन चाहिए, अब हम बाहर से बंदा मंगा रहे हैं। कोई बेचारा बेंगलोर से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई हो सकता है कोई हिमाचल से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है। एज ए सिटीजन हमारा भी फर्ज बनता है कि वी शुड मेक दम कंफर्टेबल। मेरा मतलब मैं ये जनरल मेरी फीलिंग ये है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अगर हम उनको थोड़ा एनकरेज करेंगे, थोड़ा, खैर पेशेंट तो एनकरेज करता ही, उसके लिए तो वो भगवान होता है, वो तो उसकी मतलब वो तो उसकी हमेशा दुआएं उसको देगा। लेकिन जनरल भी पब्लिक का एक मैं ये कहूँगा कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या जो हैं बाहर से आदमी जो आया हुआ है, लेट अस बी वेरी सिंपैथेटिक एंड वेलकमिंग टू हिम, कि उसका स्टे यहाँ प्लेजेंट होगा तो वो खुशी से काम भी करेगा। अब हमारे अपने तो है नहीं, या तो होते ना हमारे पास अपने, जैसे J&K में जब हमारा डिवीज़न हुआ तो हर एक को ऑप्शन दी गई कि आप आइए लद्दाख में सर्व करिए। तो जितने भी हमारे स्पेशलिस्ट थे जो लद्दाख के थे, उनका फर्ज बनता था कि वो ऑप्ट करते कि हमारी अब नई यूटी बनी, जाके वहाँ के लोगों की सेवा करें। तो मतलब वो हुआ नहीं, तो फिर इसलिए हमें लाने पड़ते हैं। फिर बाहर से तो अब वहाँ से नहीं लाएंगे, अपने नहीं आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी बाहर का बंदा आए, आप चाहे गायनेकोलॉजिस्ट मांग रहे हैं, एनेस्थेटिस्ट मांग रहे हैं, मैं जब उनको लाता हूँ, जब हम लाते हैं उनको इंटरव्यू करते हैं, तो फिर जनरली एक ये आपकी हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, तो जनरली ये भी एक मैं कहूँगा कि जनरल हमें एक वेलकम करना चाहिए, बिकॉज वो टेम्परेरी लोग हैं। परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट तो वो आएंगे नहीं, परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट तो लद्दाख का ही आदमी आएगा। तो ये भी एक जनरल फीलिंग जो मैं ये कहूँगा कि वी शुड वेलकम द पीपल हु कम फ्रॉम। डॉक्टर बनते हो, जब आपकी पोस्ट एडवर्टाइजमेंट होती है तो वहाँ पे होता है कि यू शुड हैव पास दी MBBS फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज। फिर आपका इंटरव्यू होता है तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं आपके नंबरों के बेसिस के ऊपर या आपके इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर। तो ये स्पेशलिस्ट के लिए आप एक्सपीरियंस हम प्रिस्क्राइब करते हैं, कई बार मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं। क्योंकि एक स्पेशलिस्ट का मतलब ये है कि भाई जिस आदमी ने 5 साल 10 साल काम किया, वो यहाँ क्यों आएगा लद्दाख में? दिल्ली में इतना प्राइवेट सेक्टर है, बाहर के स्टेट्स में इतना वाइब्रेंट, पंजाब में इतना वाइब्रेंट सेक्टर है और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है। तो वो लोग, क्योंकि ये वॉलंटरी है ना, हम फोर्स तो नहीं कर सकते उनको। जब हमारे अपने मुलाजिम होंगे हम उनको फोर्स करेंगे कि आप यहाँ सर्व करो। जब हमारे अपने बच्चे होंगे सिलेक्ट होंगे कोटा के अगेंस्ट, हम उनको फोर्स करेंगे कि आप यहाँ सर्व करो, जिस तरह हमने किया। अब हमने वो कंपलसरी बॉन्ड लेते हैं हम उनसे, वो हमारा हक बनता है कि भाई आप अगर यहाँ से जा रहे हो, यहाँ की बैकवर्डनेस के बेसिस के ऊपर आपको सीट मिल रही है, तो आपका फर्ज बनता है कम से कम 3-4 साल तो सर्विस करो यहाँ पे अपने लोगों के लिए या गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए। हम ये तो वॉलंटरी है, हम इंटरव्यू करते हैं, अगर उनको 12 आता है, ये तो 2.5 लाख में भी नहीं आ रहे हैं, तो मतलब ये तो एक वॉलंटरी सर्विस है ना जी। तो किसी को फोर्स क्या किया जा सकता है? डॉक्टर को तो फोर्स नहीं किया जा सकता ना, वो आएगा अपनी मर्जी से आएगा। सर, एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा जो पब्लिक से रिलेटेड है। सर,
मोस्ट ऑफ द जो रात के 12 बजे के बाद इमरजेंसी आता है, मोस्ट ऑफ द जो केमिस्ट होता है वो आप सब कुछ क्लोज होता है सर, तो उन केमिस्ट को क्या आपकी तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा सर? ये जो आपने मेरी नोटिस में लाया है, एक तो ये है कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक यूनिट है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ करगिल में भी वो यूनिट जो है वो चले, जो 24 आवर्स जो है वो अंदर जनरल औषधि केंद्र में चले, और उसको हम कुछ स्पेशलाइज मेडिसिन भी दे सकते हैं। लेकिन ये आपने नई चीज़ मेरे को बताई है, तो हम जो मेरा जो ड्रग कंट्रोलर है मैं उसके थ्रू अप्रोच करूँगा, बिकॉज शायद उनको कुछ लेबर लॉज का भी इशू होता है, क्योंकि किसी को भी आप अपनी दुकान पे एम्प्लॉय करते हैं तो उसके कुछ राइट्स होते हैं कि आप किसी को 8 घंटे से ज़्यादा 10 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते, फिर उसको 2 आदमी रखने पड़ते हैं। तो क्या उसको ये इकोनॉमिकली वायबल लगता है कि भाई मैं रात को भी बंदा रखूँ जिसको 5,000 रुपया 10,000 रुपया दूँ, फिर बाद में बिक्री सिर्फ 2 कैप्सूल हों या 10 कैप्सूल हों, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो मैं अपने ड्रग कंट्रोलर साहब से कहूँगा कि वो एक केमिस्ट एसोसिएशन से एक मीटिंग करें, तो कुछ को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो 24 आवर्स जो है, ये हमसे पब्लिक ने नहीं ठीक है, नहीं वैलिड है, मैंने कहा इसलिए कि आपने मेरी नोटिस में लाया है। तो हम बात ज़रूर करेंगे कि हॉस्पिटल्स में होता है, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में तो अंदर 3-4 दुकानें होती हैं जो 24 घंटे खुली रहती हैं, 24 आवर खुली रहती हैं। तो हम यहाँ भी कोशिश करेंगे कि 24 आवर्स भी कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं, मैं तो ये कहता हूँ, देखिए आप सब लोग मीडिया वाले हैं, मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास मेडिसिन का इतना बजट है हमारे पास कि हम तो हर लद्दाखी को जो मेडिसिन चाहिए दे सकते हैं। तो फिलहाल तो वो सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए कि उसको बाजार से खरीदना पड़े, पर चलो अगर बाजार से खरीदना भी पड़े तो हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट तरीके से कोई ऐसा आइडेंटिफाई करें हम कुछ लोग जो 24 आवर सर्विस दे सकें।